स्वागत है आपका जी बिजनेस में और हम आपके लिए आज एक खास शो लेकर आए हैं, जेन जी की फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये क्यों जरूरी है? आज नेशनल फाइनेंशियल अवेयरनेस डे है। आप देखते हैं कई बार हम आपके लिए काफ़ी खास शोज लेकर आए हैं, कैसे बाजार में निवेश करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर डायरेक्ट करनी है, कैसे बड़ा पैसा बनाना चाहिए आपको। कुछ समय पहले हम मिलेनियल्स के लिए इन्वेस्टिंग की पाठशाला लेकर आए थे, बट अब हमने सोचा है कि अगली जनरेशन जो ऑलरेडी अब वर्कफोर्स में आने की तैयारी कर रही है, उनके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जानना जरूरी है। और इससे बेहतर दिन कौन सा हो सकता है जब आप नेशनल फाइनेंशियल अवेयरनेस डे पर इस अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो आइए इसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं तैयार। और अनिल जी, बड़ा दिन है, नेशनल फाइनेंशियल अवेयरनेस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसलिए जेन जी पर ज्यादा फोकस हम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल दीप, ये वो जनरेशन है जिनका जन्म मतलब कैलेंडर 1 जनवरी 1997 के बाद जिन्होंने दुनिया में अवतार लिया है, उन लोगों के लिए विशेष शो है। और जो 31 दिसंबर 2012 तक, यानी कि जिनकी उम्र अभी कितनी होगी, 12 साल से लेकर 27 साल के बीच में, अगर आप भी इस पीरियड के दौरान पैदा हुए हैं तो आप जेन जी कहलाते हैं और आप ही के लिए विशेष शो है। वो इसलिए है कि अब ये जो इस उम्र के जो लोग हैं, ये अब तैयार हो रहे हैं देश की अगली पीढ़ी के तौर पर, इसलिए इनके लिए हमने जेन जी के लिए शो बनाया है। पहले हमने मिलेनियल्स के लिए करी थी एक बार। बिल्कुल, मिलेनियल्स मतलब हो गया 1981 से 1996, वो 15 साल के दौरान जिन्होंने धरती पर अवतार लिया, वो मिलेनियल्स है। अभी उनकी उम्र चल रही होगी 28 साल से 43 साल के बीच में। तो अगर आप 28 से 43 साल की उम्र में अभी चल रहे हैं तो आप मिलेनियल्स हैं। वैसे शो उनके भी काम का है, उनके भी काम का है, क्योंकि 28 साल वो एकदम थिन लाइन है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बॉर्डर पास है, बॉर्डर पे है जेन जी और मिलेनियल्स। तो और कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, कमाने में और ज़्यादा लगाते हैं, तो वो जेन जी की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो मिलेनियल्स भी ये शो देख सकते हैं, लेकिन विशेष करके जेन जी के लिए शो है। जेन जी के लिए ये खास शो है। क्यों? क्योंकि ये नई जनरेशन है, अगली जनरेशन है, यही है। देश का भविष्य इन्हीं के पास है, मतलब यही कमाएंगे आगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ज़्यादा कमा कर ये कमाने नहीं के संभालनी है, ये कमाने के लिए तैयार हो रहे हैं इस वक्त। राइट सर। इसलिए इनके लिए ये विशेष शो किया है, क्योंकि जब कमाना शुरू करें उससे पहले ही समझाएं उन्हें। बहुत सारे जेनजीज ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन की प्रोसेस में, कुछ कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं, कुछ अपना पहला जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल डिग्रीज ले रहे होंगे फर्दर पढ़ाई के लिए। तो ऐसे समय में जब आप अपना पहला जॉब लेने की तैयारी में हो, पहले प्रोफेशन में पहली एंट्री कर रहे हो या अपने स्टार्टअप्स की शुरुआत कर रहे हो, राइट, तब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में समझें, फाइनेंशियल प्लानिंग को समझें। वित्तीय साक्षरता जिसे कहते हैं हम हिंदी में, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो आनी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। वैसे मिलेनियल्स भी ये शो देख सकते हैं और जेनजीज भी, दोनों के लिए काम का शो है ये। ओके, तो सर सबसे बड़ा सवाल जेनजी का यही है कि अगर मैंने अभी कमाना शुरू करा है, वर्कफोर्स में एंट्री ली है, तो मैं किस टारगेट के हिसाब से अपनी बचत करना शुरू करूं? सैलरी भी कम होती है शुरुआत में, सेविंग्स को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, ये हमेशा कश्मकश जैसे लगता है कि जेनजी की है, लेकिन सब सैलरी क्लास की है। हाँ, मतलब 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख कब खत्म होते हैं, पैसे खत्म तो हो ही जाता है। सो इसलिए पैसे आपके कितने भी आए कम पड़ेंगे, राइट, ये बात मान के चलिए। सैलरी कितनी भी हो जाए कम लगेगी, क्योंकि सैलरी के साथ साथ, बढ़ती सैलरी के साथ आपकी कुछ ज़रूरतें बढ़ जाती है, कुछ अरमान बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए पैसे तो हमेशा कम लगेंगे। करना क्या है, आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 30% आप बचाने की कोशिश करें। ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 30% नेट टेक होम है वो बचाएं, क्योंकि 30% आपके सैलरी में से कुछ आपका पीएफ वीएफ में भी जाता होगा, कुछ और कहीं टैक्स प्लानिंग में जाता, तो 30% आपने मोटा मोटा बचा लिया ना, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा बचा पाए तो बहुत बड़े। अच्छा, होता क्या है कि शुरुआत में सैलरी होती है कम और बचाना होता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल, राइट, क्योंकि पैसे कम में आप स्ट्रगल करते हैं। कोई बात नहीं, सवाल ये नहीं कि आप कितना बचा रहे हैं, सवाल ये कि क्या आप रेगुलर तो बचा रहे हैं। तो डिसिप्लिन के साथ बचाना शुरू करें, बचत की आदत डालना जरूरी है। और उसके लिए सिंपल से एक ही तरीका है, क्योंकि शुरुआत में जब सैलरी कम होती है लोग बोलते हैं कि हम पैसे ही इतने यार कैसे, शो ऑफ ना करें। राइट, जनरली क्या जेनजीज में होता है कि मैं और दीप साथ में जा रहे हैं, दीप ने इतना खर्चा किया तो मुझे भी करना है, करेक्ट, है ना। उससे ज़्यादा दीप की मेरी सैलरी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर ज़्यादा खर्चा करने की जो आदत पड़ जाती है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। खर्चों को मैनेज करना सीखें, दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। एग्जैक्टली, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, चलिए सेविंग तो कर ली, जितनी भी हमने सेविंग कर ली, उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो,
इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है। जैसे मैंने मेरे पेरेंट्स से सुना था, अरे हमारे ज़माने में तो गीत नहीं इस भाव में मिलता था, हमारे ज़माने में तो हम दिल्ली से मुंबई आने में इतने से पैसे लगे, हमारे ज़माने में तो गोल्ड का ये भाव था, Absolutely. है ना, वो सुनते ही है ना। सो तो ऐसा क्या बदला भाई उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में? 20 साल 25 साल 30 साल में बदला क्या है? एक ही चीज़, महंगाई, हाँ। इन्फ्लेशन। तो होता क्या है, उस समय ऐसा नहीं कि उस समय सस्ता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने तो फ्लैट उस समय खरीद लिया, इतने में मिल गया। भाई साहब, उस समय उसकी वैल्यू उतनी थी, करेक्ट। आज आपको लग रहा है कि इतना बढ़ गया। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है दो जनरेशन के बीच में, वो है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। तो अब आप जो भी पैसा बचाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया अभी हमारे यहाँ 5% का इन्फ्लेशन है, तो आपको जो रिटर्न का टारगेट रखना है इन्फ्लेशन का डबल। 10%। 5% चल रहा है 10%, 6% है 12%, 3% है 6%। अगर आप इन्फ्लेशन से डबल या ज़्यादा रिटर्न का टारगेट रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है, वैसे फॉरगेट इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म में 10 से 12% का सालाना आपकी कमाई हो जाए, कंपाउंडेड CAGR, है ना, वो बहुत वो बढ़िया better माना रहता जाएगा। तो ये टारगेट लेकर चलेंगे। आपको लग रहा होगा 10-12% कम है, अरे भाई साहब इतने पैसे बनते हैं 12% कंपाउंडिंग में, कंपाउंड होता है। आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, तो फिर अगर 10 से 12% हम रिटर्न टारगेट कर रहे हैं, तो पैसा लगाना किधर है? क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन होता है सर जेनजी को, स्टॉक्स में लगाएं, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड है, फिक्स डिपॉजिट्स हमारे पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ पर लगाइए, रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं और भी सब, कहाँ लगाएं पैसा? सब जगह जितना ज़्यादा बचा पैसा उतना है। ज़्यादा लगाओ। लेकिन एक एक करके, चूंकि आपने सब एसेट क्लास की बात की है, तो मैं पहले थोड़ा समझा दूँ। स्टॉक्स हैं रिस्की, सबसे पहले आपने नाम सबसे रिस्की वाला लिया, स्टॉक्स। स्टॉक्स है रिस्की, कमाई भी ज़्यादा, रिस्क भी ज़्यादा, हाई रिटर्न हाई रिस्क वाले ये प्रोडक्ट हैं, ये वाली एसेट है। सबसे ज़्यादा सेफ क्या है? FD और प्रोविडेंट फंड, जिसके डूबने का खतरा नहीं के बराबर है। बराबर है। प्रोविडेंट फंड तो सरकार की गारंटीड वाले हैं, FD भी सरकारी बैंक्स में तो ऑलमोस्ट गारंटीड का ही मान चले। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कि कमाई है बहुत कम, ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसा बना नहीं पाता है। अब गोल्ड तीसरी कैटेगरी। तो पहली इक्विटी वाली कैटेगरी, हाई रिस्क हाई रिटर्न। दूसरा फिक्स इनकम वाली कैटेगरी, FD PF, लो रिस्क लो रिटर्न। फिर तीसरा है गोल्ड, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न वाली। कैसे? गोल्ड लॉन्ग टर्म में जितना इन्फ्लेशन है उसके बराबर का रिटर्न देता है। अच्छा, गोल्ड में रिटर्न डेट से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं, इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न आता है, लेकिन आपका एक्चुअली पैसा बढ़ नहीं रहा जो बढ़ना चाहिए इक्विटी के साथ, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ। तो अब किसी को, भाई मेरे को तो रिस्क लेनी नहीं है, मैं नहीं लूंगा, जाओ जो करना है करो, तो फिर क्या करोगे? फिर आपके लिए FD और प्रोविडेंट फंड ही सही है। रिस्क लेनी नहीं तो फिर यही चॉइस सही है ना, FD और PF में लगाइए पैसा। ठीक है। फिक्स इनकम में अगर आपको पैसा लगाना है, अच्छा गोल्ड में लगाना है, तो आप ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिनको गोल्ड खरीदना है कि चलो मैं इन्फ्लेशन बीट करूंगा, तो गोल्ड मत खरीदिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड मत लीजिए, तो फिर क्या करें? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो भारत सरकार गोल्ड बॉन्ड इश्यू करती है, वहां पे आप लगा सकते हैं पैसा, छोटे से बड़ा अमाउंट जो मर्जी आए लगाइए आराम से, है ना। वहां पर खरीदेंगे तो होगा क्या, एक, जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, इस बॉन्ड के प्राइसेस भी बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली सेम बढ़ेंगे। दूसरा, 2.5% इंटरेस्ट आता है इन पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रहती है। तो आपकी कमाई, अभी जैसे आपने ये गोल्ड खरीदा है और गोल्ड का आपने लॉकर में रख दिया, 5 साल बाद भी इतना ही रहेगा, इसके साथ और 2-4 निकल नहीं जाएंगे जैसे कि बढ़ गए। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में अगर पैसा लगाएंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो आपका 2.5% साल से बढ़ रहा है, वहां पे ग्रोथ और गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ रही है, डबल फायदा है ना। सो इसलिए कभी गोल्ड खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लीजिए। फिक्स इनकम में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, वो बेहतर ये कि PF या FD खरीदने के डेट म्यूचुअल फंड के जरिए करिए। ओके, म्यूचुअल फंड की बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स हैं, थोड़ी हम आगे बताएंगे भी, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बट ये सब तो लो रिस्क लो रिटर्न हो गए। जो आपने हाई रिस्क हाई रिटर्न की बात करी, जरा उस पर थोड़ा समझाइए। क्या स्टॉक्स और इक्विटी बेस्ट होता है अच्छे रिटर्न्स के लिए? बेस्ट तो है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रिस्की भी और बेस्ट भी, दोनों साथ साथ हैं इक्विटी के लिए या फिर स्टॉक्स के लिए। स्टॉक्स और इक्विटी में कोई खास फर्क नहीं, दोनों सेम है। रिस्की भी है, और रिस्की इसलिए कि वोलेटाइल बहुत है, ऊपर नीचे बहुत होता है जी। लॉन्ग टर्म में इक्विटी बढ़िया रिटर्न देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत है, और इसीलिए जितना जल्दी और जितने लंबे समय के लिए आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे,
उतना ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। रहेगा। तो जितना जल्दी, मतलब अब जितना जल्दी क्या, जेंजी से जल्दी क्या लगाएंगे, पैदा होते थोड़ी लगा लेंगे, तो फिर आपके पेरेंट्स लगाएंगे, आप थोड़ी लगा रहे हो। True. 12 साल की उम्र से लेकर आप 27 साल की उम्र में और आपने इक्विटी शुरू कर दिया, तो आपने जल्दी भी कर दिया, लंबा तो जिएंगे ही, जी। लंबे समय के भी लिए कर दिया। आपको सबसे ज़्यादा फायदा इक्विटी से होगा। मिनिमम 3 से 5 साल के लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, मिनिमम। ज़्यादा करें तो और बेहतर। ठीक है। इक्विटी में कैसे निवेश करें? स्टॉक्स डायरेक्टली जाके खरीदें या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएं? क्या करना चाहिए? देखिए, जो जेंजी हैं, बच्चे हैं, है ना, तो नेचुरली उनके लिए रिसर्च करना मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन 100 में से 2 ही कर पाएंगे लोग, बाकी 98 तो नहीं कर पाएंगे रिसर्च। सो इसलिए बेहतर ये कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP करिए। आपकी कमाई शुरू हुई है, चाहे जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, स्टार्टअप में, थोड़ी थोड़ी आप पैसा हर महीने लगाने की कोशिश करिए। SIP कर लीजिए म्यूचुअल फंड में, वो आपके लिए बेस्ट है। दूसरा तरीका ये है कि खुद स्टॉक चुनने के बजाय इंडेक्स फंड में पैसा डाल लीजिए। कोई सेंसेक्स, निफ्टी या मिड कैप फंड है, उसको लेकर जो फंड्स बने हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, उसमें आप डाल के रख दीजिए आराम से। अगर किसी को स्टॉक्स करना ही है तो शुरुआत में ब्लू चिप स्टॉक्स में, एकदम टॉप क्लास मैनेजमेंट वाली कंपनियों में, निफ्टी के, सेंसेक्स के स्टॉक से शुरुआत करिए, यानी कि लार्ज कैप कंपनियों से आपको शुरुआत करनी है। एक और चीज़ है कि भाई मुझे तो चलो एक्सपीरियंस लेना ही है मार्केट का, और आजकल सब लोग ले भी रहे हैं। आजकल 20 साल की उम्र में इक्विटी मार्केट में, 18 साल में, 22 साल में बहुत लोग कर रहे हैं। तो फिर आप, है ना, सिंपल सी चीज़ है, IPO से शुरुआत करिए। ओके। जो कोई अच्छी कंपनियों के IPO आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आया था, जो हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। इस तरह के बहुत सारे IPO आते हैं जो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। तो फिर आप IPO से शुरुआत कर सकते हैं अच्छी कंपनियों। तो एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कंपनियों का भी, और उसके बाद आप सेकेंडरी मार्केट में बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। और SIP तो लोएस्ट से लोएस्ट लेवल पर भी आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटे भी लेवल, 1000 हो, 500 की भी है। अब तो खैर सभी बात भी कर रहा है, 100 रुपये की भी आप SIP से शुरुआत कर सकते हैं। तो छोटी शुरुआत करिए और अपने कंफर्ट से इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा सर, फंड्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, कुछ फंड्स बताइए कैसे होते हैं, किस तरह पे म्यूचुअल फंड में भी आप डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर आप निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं? देखिए दीप, सिंपल सी चीज़ है, पहले इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इक्विटी फंड्स में कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं पैसा कितने समय के लिए लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या करूं। तो 2 चीज़ आपको देखनी है, एक रिस्क, दूसरा रिटर्न, और तीसरा टाइम। राइट। टाइम पे पहले, अगर आप 7 से 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो स्मॉल कैप फंड्स में लगाइए। अच्छा। क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्गर पीरियड में सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ओके। रिस्क भी सबसे ज़्यादा यही है। राइट। कैसी कि जब मार्केट घटते हैं तो ये जोर से घटते हैं, ट्रू। और जब बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा यही बढ़ते हैं। तो ये घटने और बढ़ने की जो रिस्क है, उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि जितना लंबा समय के लिए आप पैसा लगाएंगे, उतनी ये रिस्क लॉन्ग टर्म में अपने आप कम हो जाएगी। ट्रू। शॉर्ट टर्म में होने दो ना, ऊपर नीचे जितना होता है होने दो। अगर आपको ज़्यादा कमाना है जी, तो आप स्मॉल कैप में लगाइए, ज़्यादा रिस्क वाले, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए लगाएंगे तो आपका सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ बनेगा। तो जेंजी अगर आप हैं और 10 साल प्लस का व्यू रहता है तो स्मॉल कैप फंड जरूर आपके पास होने चाहिए। ठीक है। अब आइए, थोड़ी रिस्क कम रखनी है आपको, और थोड़ा अगर आपका इन्वेस्टमेंट का समय भी कम है तो 5 से 7 साल के लिए आपको अगर निवेश करना है, कहाँ करेंगे? मिड कैप शेयरों में। ओके। वो ज़्यादा ठीक है कि भाई आपने समय भी मॉडरेट है और रिस्क भी मुझे थोड़ी कम रखनी है, थोड़े अच्छे शेयर चाहिए। देखिए लार्ज कैप है ना, पहले दिन से नहीं बनता कोई। सही बात है। स्मॉल कैप मिड कैप से शुरू हो, स्मॉल कैप से शुरू होगा, मिड कैप पे पहुंचेगा, मिड कैप से ग्रेजुएट होकर लार्ज कैप तक जाएगा। तो प्रोसेस तो वही है, टाइम लगता तो आपको अगर आप भी कोई पहले सीधे कॉलेज में थोड़ी आए, स्कूल पढ़ी ना, और स्कूल पढ़ी तो सीधा कोई प्रोफेशनल डिग्री के लिए थोड़ी चले गए, कॉलेज किया ना। सो यही प्रोसेस स्मॉल, मिड और लार्ज कैप का है। अगर आपको लार्ज कैप में लगाना है तो 3 से 5 साल का व्यू होना चाहिए। रिस्क कम है, नहीं है, ऐसा नहीं कि जीरो है, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, क्योंकि आपको समय भी कम देना है। राइट। सो पूरी तरह से ये जो रिस्क है और रिटर्न की जो साथ में कॉम्बिनेशन है, वो टाइम के साथ कोरिलेट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ गए सर, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ बोल रहा था, हाँ, कुछ और तरह के भी फंड होते हैं, जैसे डाइवर्सिफाइड फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, या मल्टी कैप फंड है, जिसमें सभी तरह के आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं। ये भी अच्छे ऑप्शन है।
लेकिन सब में किसी में भी इक्विटी में लगाए 3 साल का तो मिनिमम व्यू रखिए और ये मान के चलिएगा, जैसे आप कोई फ्लैट बुक कराने जाते हैं ना, जी। वो आपको बिल्डर क्या बोलता है 3 साल में पोजीशन दे दूंगा, आप मेंटली पहले से प्रिपेयर होके जाते हैं ये 4 साल में देगा। हाँ एक आप अपना आईडी है ना, आप 1 आध साल 6 महीने 12 महीने अपने ऐड का दे भी एक नाम की ओसी ले आएगा, लेकिन बाकी तो अपने को पता है करेक्ट। वहां पे चलता है आपको। इक्विटी में अगर आपने 3 साल बोला तो 3 साल छोड़ो, 3 दिन बाद भाव देखना शुरू कर देते हैं। सही बात है है। ना, तो इक्विटी में भी 3 साल का मिनिमम व्यू मान के चले जाओ, और मान लें कि 1 आध साल तो डिले हो गई, ट्रू। तो 3 साल का 5 साल का व्यू लेकर चलेंगे तो ये सारे फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा मल्टी एसेट फंड्स जो अलग अलग एसेट्स में पैसा लगाते हैं, गोल्ड, फिक्स इनकम, इक्विटी या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स जो हैं, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, जिसमें क्या है मिलेनियल्स को और जेनजी को सारा एक्सपोजर मिल जाएगा एक साथ। गॉट इट सर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस पड़े हुए हैं। बट सर एक बात आपने करी, 3 साल के अभी तो लोगों के पास 3 दिन क्या करिए तो 3 हफ्तों का भी टाइम नहीं होता है, सबको क्विक रिटर्न्स चाहिए। और कोविड के बाद तो हमने देखा भी है बाजार किस तरह से स्टेरॉइड्स पर है। तो ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहता है और वहां से फिर इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहता है तो क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग बेटर है या इन्वेस्टमेंट बेटर? आजकल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जेनजी के लिए तो ये हो गई कि वे सुबह लिया और 3:30 तक नहीं बिका, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। इन्वेस्टमेंट है। Exactly. इन्वेस्ट कर दिया यार, मैं कल परसों बेचूंगा, Yes. तो ऐसा हाल है। सो ट्रेडिंग का जहाँ तक सवाल है, सबको लगता है बड़ा आसान है, लेकिन ये एक सेंटेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग की पूरी कहानी आपको बता देगा। सबसे आसान और सबसे जल्दी पैसा बनाने का सबसे मुश्किल तरीका है ट्रेडिंग। ये थोड़ा बाउंसर फिर से सुनिए, हाँ 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और समझ में आएगा। सबसे आसान तरीके से अगर आपको पैसा बनाना है, सबसे जल्दी पैसा बनाना है, तो इसका सबसे मुश्किल तरीका ट्रेडिंग ही है। ये लगता आसान है लेकिन सबसे मुश्किल है। लगता है कि जल्दी बन जाएगा लेकिन बनता बड़ी देर से। ट्रेडिंग आसान लगती है लेकिन है नहीं, वैसा है वो। ट्रेडिंग के कारण वैसे ही हाल है कि वो बुलाती है पर जाने का नहीं। हाँ। ये ट्रेडिंग वैसी है, तो इसलिए लगता है, हाँ टेम्पटेशन बड़ा लगता है सबको। और इसीलिए अगर करनी है, ऐसा नहीं कि सारे लोग ट्रेडिंग में पैसा तोड़ते, पैसा बनाते भी हैं। 10% तो ऑफिशियली सेबी के हिसाब से भी बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, करिएगी, लेकिन उसके लिए आपको पास थोड़ी समझ होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, चार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, डेटा रीडिंग पर आना चाहिए। ऐसा अंदाज से नहीं कर सकते आज सुबह उठ के मेरे को ये अच्छा लग रहा है ये ले लूँ, ये बढ़ जाएगा, पे नहीं चलता। अच्छा ये बढ़ गया इसलिए ये बढ़ जाएगा, वैसा नहीं होता। थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बात और कहूँगा कि ट्रेडिंग में आप उतना ही पैसा डालें जितना जीरो हो जाए तो आपको चलेगा, क्योंकि आप एक तरह से ट्यूशन फीस दे रहे हैं इस मार्केट को, सीखने के लिए पैसे दे रहे हैं। Right. तो ट्यूशन फीस तो बाजार लेगा आपसे, लेगा। अभी नहीं दोगे तो बाद में लेगा, अभी दोगे तो आपके पास कम पैसे कम में काम चल जाएगा। ये वैसा ही हाल है, आपसे लेगा ट्यूशन फीस तो कम लेगा, और आपके पिताजी से लेगा तो ज़्यादा। वैसे ही मार्केट, अभी आप इस स्टेज में कम पैसे खर्च करके कम नुकसान करके सीख जाएंगे, बाद में करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए बढ़िया है अभी से ट्यूशन फीस दे दें। ठीक है। अच्छा एक एसेट क्लास की हमने बात नहीं करी जो जेनजी को थोड़ा ज़्यादा पसंद भी है, क्रिप्टो। क्या इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं? देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, क्रिप्टो को लेकर जेनजी को बड़ा इंटरेस्ट होता है और सबको लगता है कि वो ये उम्र ऐसी ना, सबको रफ्तार चाहिए। यस, है ना, एकदम Quick. फास्ट क्विक लाइफ में क्या है ये रखा है ऐसा। हम भी थे ऐसे उस जमाने में, ऐसा नहीं। सो तब क्रिप्टो नहीं क्या था। है, हाँ क्रिप्टो नहीं था, किसी और चीज़ में होंगे। तो भाई सबके हर वक्त की बात है। भाई मैं तो आज भी बोलता हूँ, सब लोग कहते हैं कि ये फ्रेंच फ्राइज और बर्गर से सब खाते, क्या जंक फूड है। तो हमारा कचौरी समोसा कौन सा जंक नहीं था? सेम ही है। है ना, सही बात। उस जमाने में वही थे। तो पॉइंट सिंपल ये कि हर वक्त आपको कुछ न कुछ ऐसा रिस्की मिलेगा। जी। क्रिप्टो हाई रिस्क वाला मामला है और वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा। मैं मना नहीं करता कि आप ये मत करो या वो मत करो, क्योंकि हर चीज़ हमारे कहने से कोई नहीं समझेगा, करने से समझेगा। लेकिन आप करिए, उतना ही पैसा लगाएं कि जितना जीरो हो जाए, डूब जाए तो आपको गम नहीं। मेरा जीरो हो गया, वही रिस्क कैपिटल ही हुआ आपका। वो मतलब आप मान के चलो कि अगर उसमें आपने कमा लिया तो आपकी किस्मत, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये अभी तक ये एसेट क्लास के तौर पर स्टेब्लिश हो नहीं पाया है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये कि डीप ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले लोगों की उम्र 22 साल है। 62% लोग ऐसे हैं जो टियर 3 टियर 4 से लगा रहे हैं और ऑन एन एवरेज पैसा 10 से 12 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। तो उससे समझ लीजिए लगा तो सारे नवयुवक रहे जी। तो फिर ऐसे में आप उतना ही पैसा लगाएं जितना जीरो हो जाए, डूब जाए तो गम नहीं हो। गॉट इट सर। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सवाल और भी आया इंश्योरेंस को लेकर।
क्या इंश्योरेंस में कुछ पैसा लगाना चाहिए, सेफ्टी नेट इंश्योरेंस के जरिए बनानी चाहिए, और अगर इंश्योरेंस खरीदनी है तो कौन सी और कैसे? देखो, पहली चीज़ तो इंश्योरेंस लेना है, जरूर लेना है, और अभी का भी लेना है। अच्छा भले आप इन्वेस्टमेंट बाद में शुरू करें, अच्छा, इंश्योरेंस पहले लें। और दोनों लेना है, दोनों मतलब? हेल्थ इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। मतलब मेडिक्लेम भी लेना है और लाइफ इंश्योरेंस भी। तो सबसे पहला काम इन्वेस्टमेंट में आपको इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। इंश्योरेंस में जितना जल्दी लोगे प्रीमियम उतनी कम लगेगी, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस। तो है। क्योंकि भाई आप कम उम्र में ले रहे हो तो आपके लिए जल्दी ऊपर जाने की संभावनाएं कम है ना जी। तो आप लंबा चलोगे तो उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम कम लेगी। आप कम उम्र में लोगे तो आपके हेल्थ इश्यूज कम होंगे, इसलिए लाइफ मेडिक्लेम भी आपके लिए कम लगेगा। छोटे में शुरुआत करें भले, बाद में धीरे धीरे जैसे पैसे आपके पास आते रहे कवरेज बढ़ाते रहे। और लाइफ इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखिए। आमतौर पर लोग इंश्योरेंस लेते हैं, ये सोचते कि ये 2 साल 5 साल 10 साल बाद तो कुछ नहीं आएगा, टर्म इंश्योरेंस लेंगे। लेकिन टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए। टर्म इंश्योरेंस लेना इसलिए बेस्ट है कि वो लाइफ की आपको रिस्क कवर दे देता है, प्रीमियम लगती है कम। बस फर्क दिक्कत है कि आपने समझो 15 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया और 15 साल में आप नहीं मरे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपको तो वैसे भी नहीं मिलता मरने के बाद, आपके परिवार को कुछ मिलेगा नहीं। तो अब ऐसा है कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदा तो जरूरी है कि गाड़ी ठुके? नहीं, वो तो अवॉइड ही करना है। मेडिक्लेम लिया तो जरूरी हाथ पैर टूटने चाहिए, नहीं तो यार इंश्योरेंस कंपनी कमा लेगी। सेम वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस लिया तो जरूरी थोड़ी मरना, करेक्ट है ना। तो इसलिए इंश्योरेंस को आप एक प्रोटेक्शन के तौर पर लीजिए। टर्म इंश्योरेंस लीजिए, कम प्रीमियम लगेगी और कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। बाकी बचा हुआ पैसा वो आप ढंग से इंश्योरेंस में के थ्रू इन्वेस्ट करने के बजाय अदरवाइज कीजिए। या फिर आप वो ELSS ले सकते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस का फायदा भी मिल जाए और साथ ही टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, बड़ी बीमारियों के लिए और एक्सीडेंट के लिए भी कवर जरूर ले लें। राइट। कभी आजकल वो क्रिटिकल इलनेस बोलते हैं ना जिसको, और साथ ही एक्सीडेंट्स वगैरह के, तो ये केसेस के लिए भी आपको तो इंश्योरेंस तो मस्ट है, लेनी चाहिए 100%। दोनों ही, मेडिकल इंश्योरेंस भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी और लाइफ इंश्योरेंस भी। और इसको इन्वेस्टमेंट की तरह मत ट्रीट करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप दूसरे मौके देखिए, इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन के तौर पर जरूर लीजिए और शुरुआत वहीं से कीजिए। इंश्योरेंस होने के बाद आप फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट पे जाइए। ये बड़ी भाई पहले तो वो डाउन साइड तो पहले प्रोटेक्ट करो, अप साइड के चक्कर में लगे हैं पहले। सेफ्टी पहले लो। सेफ्टी पहले। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठशाला आपने दी अनिल जी। फाइनेंशियल अवेयरनेस जेन जी में जो हम बढ़ा रहे हैं उसमें बड़ा कदम था ये। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में साथ देने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस नेशनल फाइनेंशियल अवेयरनेस डे पर इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। ऐसे ही खास शोज के लिए जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।